चलो देखो, नेक्स्ट चैप्टर है आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसके क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता देंगे पहले से ही पेपर के लिए। बोर्ड में इसके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कौन से टॉपिक से इसका क्वेश्चन आएगा, वो हम आपको पहले बता देंगे। क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली आपका एक है पोटेंशियोमीटर और एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ से आएगा क्वेश्चन। किरचॉफ लॉ, वहाँ से आएगा क्वेश्चन। एक सर्किट आपको गिवन कर देगा, वो सर्किट आपको सॉल्व करके निकालनी रहेगी, ये क्वेश्चन वहाँ से आता है। और स्टार्टर में आपको थ्योरी पोर्शन पूछेगा। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, मतलब आप मान के चलिए ये चैप्टर आपके लिए टोटल आसान पड़ेगा। आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर के लगभग कंसेप्ट आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आराम पड़ेगा। अभी लिखना बाद में, उसको उठाओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब दो, जब चार्ज आपका पूरा का जो चार्ज था, जैसे पहले चैप्टर में आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, वो पहला चैप्टर आपका था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले, दूसरे और तीसरे में कुछ मेन बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये याद रखिए, आपने जब क्लास 12th की फिज़िक्स स्टार्ट की पढ़ना, तो आपने सबसे पहले किसको पढ़ा था? चार्ज को ही पढ़ा था। सबसे पहले क्लास 12 में फिजिक्स चार्ज से स्टार्ट हुई थी कहानी। अब ये चार्ज जो है ये बिहेव दो तरीके से कर सकता है, ध्यान रखना। अगर ये चार्ज रेस्ट पे होगा, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा, ये जो तुम्हारा चार्ज है ये रेस्ट में ना होके ये किस में हो सकता है? मोशन, चल सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा चार्ज रेस्ट में है, तो अगर तुम्हारा चार्ज रेस्ट में होगा तो वो स्टैटिक्स में हो जाए। स्टैटिक्स का मतलब होता है जब आपका चार्ज क्या रहता है? रुका हुआ रहता है। और अगर आपका चार्ज मोशन में है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स, ठीक। अब देखो, पिछला जो छूट गया, पिछला आपका पोटेंशियल जो छूट गया, कैपेसिटेंस अगर नहीं समझ में आया, छूट गया, कोई बात नहीं। ये यहाँ से सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो पिछले से रिलेट, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो बाकियों से रिलेट करेगा। जैसे चार्ज छूट गया, पोटेंशियल छूट गया, कैपेसिटेंस छूट गया, कोई बात नहीं, और ये इसमें रिलेट नहीं करेगा, लेकिन कम से कम इस चैप्टर से पकड़ बना लो, क्योंकि ये चैप्टर फिर बाकी चैप्टर्स में रिलेट करेगा। तो अगर तुम्हारा चार्ज रेस्ट पे है तो हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। अगर तुम्हारा चार्ज अगर मोशन में है तो वो बेसिकली डायनेमिक में है, ठीक है। तो वो बेसिकली कहलाता है आपका डायनेमिक। अब समझो, अगर तुम्हारा चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट चार्ज की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए तुमने चैप्टर पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस दोनों चैप्टर में अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इन दोनों चैप्टर में चार्ज कभी भी मोशन में नहीं था। चार्ज हमेशा क्या था? रेस्ट पे था। जहाँ भी चार्ज जाएगा वहाँ चार्ज है। तो जो अभी तक दो चैप्टर में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में, उसमें आपका जो चार्ज होता है वो किस स्टेट में रहेगा? रेस्ट। तो रेस्ट में था तो तुमने जितनी पढ़ाई करनी थी तुमने कर ली। अब तुमको कितना याद है वो तुम जान रहे होगे। अब क्या करना है, आपका चार्ज किस में जाएगा? मोशन में जाएगा। मतलब आपका चार्ज अब थोड़ा थोड़ा वो पहुँचेगा मोशन में, ठीक। अब मोशन में भी दो प्रॉपर्टी आती है, मोशन में भी दो लोग आते हैं। जैसे आपका जो चार्ज है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो चार्ज मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो तुम्हारा चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करके कैसे मूव कर रही है? वेरिएबल वेलोसिटी से। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा चार्ज मोशन में तो है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है कि वेरिएबल। तो अगर तुम्हारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें आप, उस कंडीशन में आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आप, ठीक है। दूसरा, अगर आपका चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से होगा तो इसमें आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इसके बाद के सारे चैप्टर्स हैं। जैसे एसी हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा। तो इसके करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद जितने चैप्टर्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सब में जो चार्ज होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी, वो चेंज होगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? आपकी चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वो यह ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा,
हमें पता है बेसिक चीज़ें 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो, 7 6 बचपन में पढ़ाया गया होगा कि ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, द डिवाइस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर, द डिवाइस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिवाइस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, और जो पास नहीं करेगा उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो एक सवाल बचपन में आना चाहिए था, वो आया है कि नहीं आया था? इतना तो दिमाग था नहीं बचपन में कि आए, बस वो बचपन में क्या होता था, रट लेते थे, जो कॉपी पेस्ट होता था रट लिया, पेपर दे दिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि कंडक्टर में ऐसा क्या है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या है जो उसको पास नहीं होने दे रहा है। तो उसमें फिर एक पर्टिकुलर रीज़न आता है, वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड का एक रीज़न आता है, वो आगे बताएंगे। बट एक शॉर्ट में अगर आपको जानना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो सभी डिवाइस जिसको आपने कंडक्टर का दर्जा दिया होगा, वो सभी डिवाइस जिसको आपने कंडक्टर का दर्जा दिया होगा, उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये दिमाग में रखिएगा। देखो बेसिकली जो तुम्हारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जो तुम्हारे पास तुम्हारा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में किसी भी तरीके का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल ना होने से इसीलिए इंसुलेटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरी क्लास भी आती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? वो इन दोनों के बीच में आती है। आधा कंडक्टर होता है, आधा इंसुलेटर होता है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर से टेम्परेचर का डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके नाम का पूरा चैप्टर ही आपको क्लास 12th में, सबसे लास्ट चैप्टर 12th का यही है, सेमीकंडक्टर। तो इसके नाम का तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। अब इसमें अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए टेम्परेरी याद रखो कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो उसको दो लोग मिल के कंडक्ट करवाते हैं, एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा तुम्हारा होल। ये दोनों मिल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। अब अगर एक चीज़ नोटिस करो तो इसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीनों के तीनों, इन तीनों का नेचर क्या होता है? सॉलिड ही होते हैं। मतलब कि किसी भी सॉलिड के अंदर, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आपके पास बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उसको कंडक्टर बोलोगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, तो वो आपका इंसुलेटर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों मिल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे होंगे तो वो आपका सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ये थे सॉलिड के 3 तरीके। दूसरा है आपका लिक्विड। अब तुम्हारा जो लिक्विड होता है, अब देखो अभी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी आयन की होती है। ये दिमाग में अभी से रट लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम लगेगा। ये वो वहाँ भी करवाया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन एट कंसंट्रेशन पे क्या होता है, कोलराउस लॉ पढ़ाएंगे, तो वहाँ कप्पा पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। तो उसमें पूरा इर्द गिर्द इसी के नचेगा। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहते हो तो तुम्हें उस लिक्विड के अंदर आयन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आयंस की होती है। ठीक। और तीसरा स्टेट ऑफ मैटर आता है तुम्हारे पास गैस। गैस का ध्यान में रखो, गैस को हम एज इट इज़ क्या मानते हैं? इंसुलेटर ही मानते हैं। गैस को आप कंडक्टर नहीं मान सकते। तो आपके नेचर में 3 तरीके के स्टेट हैं, 3 तरीके के बेसिकली पाए हैं। पहला सॉलिड है, उसमें 3 तरीके के हैं। कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, नहीं कंडक्ट होगी। तीसरा है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन और होल। सेकेंड है लिक्विड। लिक्विड में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो आपको आयन बनाना पड़ेगा। और गैस, जैसे आप पानी में जनरली जो बिस्लेरी का पानी, वो सुना होगा आपने कि बिस्लेरी का पानी जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बचपन में पढ़ाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी प्रकार का कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टैप वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? आयन प्रेजेंट होता है। तो ध्यान में रखो, वो जो बचपन में पढ़ाई गई लाइन वो यही है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टैप वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयन। डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर
लैक आयन तो नहीं होते हैं। बाकी गैसेस को हम एज इट इज क्या मानते हैं, इंसुलेटर ही मानते हैं। ठीक, दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए ये जो आपने कहा ना कि लिक्विड में आयन होते हैं, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इंसुलेटर में है होते ही नहीं है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर होते हैं, यही बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तक चार्ज कैरियर नहीं रपलाओगे तब तक कंडक्ट नहीं करेगा। तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे वो कि किसी भी सॉलिड के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो अब आप उनसे पहले क्लियर कर लीजिएगा। सॉलिड भी 3 तरीके के होते हैं, कौन सा वाला सॉलिड, तो वो तुमसे कहेंगे कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के अंदर कौन है चार्ज कैरियर, वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल। लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर आयन होते हैं, और गैस के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि चार्ज कैरियर कौन है और कंडक्टर में क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी जो स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि अच्छा चार्ज के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी कि चार्ज आपका बेसिकली क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है। तो ये सब बेसिकली इसको चार्ज के बारे में जितना पढ़ना था आप पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आता है आपका चार्ज अगर मूव, क्योंकि चार्ज आपका मोशन में होगा, मोशन में भी अब वो चार्ज कैसे मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो अब इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ याद रखना, पूरे चैप्टर में जो चार्ज मूव करेगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तभी ये चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। अगर तुमने चार्ज को वेरिएबल दौड़ाया तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में जो तुम्हारा चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये ध्यान में रखिएगा, तभी ये पूरा करवा पाओगे। ठीक, दूसरा, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, अगर चार्ज कांस्टेंट, मान लो पहले वो चार्ज यहाँ पॉइंट ए पे था और पॉइंट ए से चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ पॉइंट बी पे चला गया, तो ए से बी में जाने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, मान लो वो टाइम लगा टी। तो ए से बी तक जो चार्ज मूव किया है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। यानी सीधे सीधे बोल दिया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। किसी भी सर्किट के अंदर कितने समय में कितना चार्ज पास हो जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट लाने के लिए चार्ज का मोशन में होना ज़रूरी होता है। तो अगर करंट लाने के लिए चार्ज को मोशन में लाना है और वो चार्ज की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस चार्ज का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। दूसरा, तुमसे ये कहेंगे, क्वेश्चन घुमाया जाएगा कि किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म रहती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही जनरली आपका कांस्टेंट वेलोसिटी को ऐसा माना लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर्किट में जो करंट आप फ्लो करवाते हो बेसिकली वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, यानी कि वो जो चार्ज होती है वो कांस्टेंट से मूव नहीं मूव करती है, चेंज नहीं होती। क्योंकि अगर आप चेंज करोगे बार बार तो करंट वेरी कर जाएगा। तो ये कांस्टेंट स्पीड से जब चार्ज मूव करता है बेसिकली तो वहाँ पे करंट आ जाती है। समझ आया। दूसरा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम्ब पर सेकेंड। दूसरी इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर आप एम्पियर पूरा लिख रहे हैं, अगर एम्पियर पूरा लिख रहे हो तो ए को चाहे स्मॉल रखो, ए को चाहे कैपिटल रखो, डजेंट मैटर। अगर पूरा लिख रहे हो तो चाहे ए स्मॉल रहेगा चाहे के कैपिटल रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुमने एज अ सिंबल यूज़ किया तो ए हमेशा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ते समय अगर ऐसे लिखा 3A, इसका मतलब है वो तुमको किसकी वैल्यू दे दिया है, चार्ज की। कहीं अगर पढ़े और 4C लिख के दे दिया, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है। तो यूनिट देख के जज होता है कि वो कौन सी वैल्यू गिवन है। तो अगर कैपिटल ए लिखा है इसका मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है। कैपिटल सी लिखा है मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। ठीक, अच्छा
पहले चैप्टर में एक चीज़ पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, पहले चैप्टर पढ़ाया गया था, तो Q की जगह रख दो तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो ये एक फार्मूला ये भी तैयार हो गया। कहीं कहीं एक तो ये तो रहेगा ही रहेगा, एक कहीं कहीं और भी पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा कहीं किसी क्वेश्चन में वो लिख देंगे 3 मिली एम्पियर, तो अगर मिली आया माइक्रो आया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मिली माइक्रो को ले जाके कन्वर्ट करो पहले किस में, एम्पियर में। अगर मिली लिखा है, मिली ऐसे लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एम्पियर में। लेकिन अगर कहीं लिखा है 3 माइक्रो एम्पियर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मिली और माइक्रो, इस चैप्टर में मिली और माइक्रो ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? चलो नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा करंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। करंट, तो करंट आपका बेसिकली, करंट आपकी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ऐसा हम बोलते हैं। 11th क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हम सिर्फ 2 ही क्वांटिटी जानते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी जानते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं। इसके अलावा भी एक और होती है, डेट इज़ कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी, टेंसर भी होता है। अब जैसे आपसे पूछे कोई कि किसी को वेक्टर बनना है, तो वेक्टर बनने के लिए क्या हम क्या रट के बैठे हैं, हम लोग रट के ये बैठे हैं कि जिस क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो वो कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा वो क्वांटिटी कैसी कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। बट ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही प्रेजेंट है तो वो वेक्टर बन गया। वेक्टर बनने के लिए एक कंडीशन और है, अगर आपको वेक्टर बनना है तो एक प्राइमर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर 2 लॉ पढ़ाए गए थे, पहला कौन सा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, कुछ याद है? ऐसे करके 2 वेक्टर बनवाते थे, फिर कहते थे कि इसको जोड़ो। वेक्टर कैसे जोड़ते थे, एक ऐसे ले जाके एक का हेड, फिर उसके पीछे तुरंत उसका टेल लेकर के, फिर ऐसे, याद है ना, ये ए होता था, ये बी होता था, फिर तीसरा जो बनता था वो उसका क्या रहता था, कौन सा शेप बनता था, बेसिकली ट्रायंगल। तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बनाना आप चाह रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन होने से नहीं वो वेक्टर हो जाती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है, फोर्स के पास डायरेक्शन है, इसके साथ साथ फोर्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, वो तब वो वेक्टर क्वांटिटी बना है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो कैसे वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और साथ साथ वेलोसिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रही है। खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से नहीं वेक्टर हो जाता है, आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बनोगे। करंट में ये प्रॉब्लम है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। और ऐसे जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी कर रहे हैं, तीनों जब वह होंगे तब वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। समझ आया? तो कुछ किताबें, हालांकि बोर्ड तक के आप कोई भी बुक उठा लोगे वो स्केलर ही लिखते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, बट आप ध्यान में रखिएगा स्केलर के साथ साथ वो कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, कहीं कहीं पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी करंट की यूनिट बता दिया क्या होती है, कूलाम पर सेकेंड, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी करंट की जो स्मॉलर यूनिट होती है वो मिली एम्पियर होगी, 10⁻³ और माइक्रो आएगा तो 10⁻⁻6 आएगा। ठीक, बाकी करंट जो आपके हमारे ये एक्स्ट्रा डाटा है, करंट जो हमारे नर्वस सिस्टम में दौड़ता है, हमारे नर्व्स में जो करंट दौड़ता है वो आपका 10⁻⁻6 एम्पियर। कभी कभी होता है ऐसा कि आपका ये
ये वाला हिस्सा कहीं अगर लग जाए तो ऐसा लगता है करंट फ्लो हो गया है, तो वो एक्चुअली ऐसे ही होता है। वैसे भी 11th क्लास में बायो में आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, एक्शन पोटेंशियल, तो उसमें होता है करंट ट्रांसप्लांट होता है, और 70 पोटेंशियल -70 +70 वो चेंज होता रहता है, पोटेंशियल करता रहता है। तो आपके नर्वस सिस्टम में जो करंट होती है वो 10⁻⁻। यही एक और रीज़न है कि अगर आप सॉकेट में उंगली डाल देंगे अपनी तो करंट आपको लगता है, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी करंट दौड़ रहा है, भले बहुत करंट बहुत कम है, दौड़ तो रहा है ना। तो अगर कहीं ज़्यादा करंट में डाल लोगे तो ज़्यादा करंट प्लस कम करंट, वैसे भी यूनिवर्सल लॉ है, ज़्यादा से हमेशा किधर भागता है, कम की तरफ। सॉकेट में तो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, तुम्हारी बॉडी में कम है तो आप वहाँ सॉकेट से करंट कहाँ पास होने लगेगा, तुम्हारे बॉडी में पास होने लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। बाकी उसके बाद आता है आपका जनरली जो पूछा जाता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। देखो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तुमसे पूछ रहे हैं 1 एम्पियर, अच्छा करंट की यूनिट क्या होती है 1 एम्पियर, तो वो तुमसे कह रहे हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। तो 1 एम्पियर का मतलब सामने तब चार्ज को कितना रखना पड़ेगा 1 कूलम, और टाइम को कितना रखना पड़ेगा 1 सेकेंड। अब समझो किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अंदर आपने 1 कूलम चार्ज पास कर दिया तो उसमें कितना करंट पास हो जाएगा। अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर दिए तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, वो डेफिनेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेसिकली करंट की डायरेक्शन, क्योंकि अब जैसे स्टार्टर में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो ये कह देते हैं ना कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और फिर कुछ दूर आगे आके करंट का डायरेक्शन बताते हैं वो। अब आप देखो वो खुद ही मिसमैच हो गया, और ये पढ़ाएंगे टीचर्स, बुक में भी लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी आपने कहा करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो अगर स्केलर है तो डायरेक्शन बताने की कोई खास ज़रूरत, लेकिन आपको बुक में हेडिंग मिलेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आप डायरेक्शन क्यों फिर निकाल रहे हैं जब करंट स्केलर है। तो एक्चुअली करंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसी के अपोजिट में कौन चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है इलेक्ट्रॉन, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया तो करंट उधर से इधर आएगा, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगा। समझ आया, क्लियर हुआ। अब आता है उसके बाद करंट कितने तरीके के होते हैं या टाइप्स ऑफ करंट आपका। तो पहला जो करंट आपका टाइप आता है वो आता है स्टडी, या जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। बचपन में कभी मॉडल बनाए होगे तो इतना बड़ा बैटरी आता है, 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, छोटा वाला लोग अपने एक्सपेरिमेंट में मॉडल में बनाते हैं ना, बैटरी लगाते हैं। वो जो छोटा वाली बैटरी होती है उससे जो करंट सप्लाई होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट की 2 विशेषताएं। पहला, डायरेक्ट करंट समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, और दूसरा डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। मतलब डायरेक्ट करंट जो होता है, जो डीसी होता है, डीसी करंट हमेशा एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और समय के साथ वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरा आता है आपका वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट का मतलब है डायरेक्शन चेंज कर देगा वो, वैल्यू चेंज नहीं, मतलब सॉरी वैल्यू चेंज कर देगा वो, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। मतलब अभी 2 एम्पियर था, थोड़ी देर में वो थोड़ा करंट कम कर देगा, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वो अपनी सेम ही रखेगा। तीसरा आता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, वो डायरेक्शन भी चेंज कर देगा और वैल्यू भी चेंज कर देगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के नाम का आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। फिलहाल इस चैप्टर में आप बताइए, आप डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे कि वेरिएबल डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। आप इसमें पहला वाला पढ़ेंगे, स्टडी और डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपने बोला ना करंट चार्ज कांस्टेंट है, तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो ऑब्वियस है करंट भी बहुत सारे रिक्त रेसेस में आपका करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली आप डायरेक्ट करंट ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट समय के साथ मैग्नीट्यूड
वैल्यू भी बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगा। अल्टरनेटिंग करंट यही होती है, अल्टरनेटिंग करंट ये होती है, ऐसे बनेगा अल्टरनेटिंग की। तो अल्टरनेटिंग में देखो, अभी मान लो इसकी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला ऊपर पहले तो यहाँ गया, उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, फिर उसने चेंज कर दिया, फिर उसने चेंज कर दिया। तो अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन बदलेगा और साथ साथ वैल्यू भी बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट करंट में ऐसे, वो देखो वैल्यू क्या रखा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है ना अपना, वो डायरेक्शन सेम ही रखा है वो। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट करंट कहलाएगा। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो गया तो वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर आपको डायरेक्ट करंट, डीसी करंट ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। बाकी लिखे हो, डेफिनेशन लिखे हो। स्टडी करंट को क्या बोलते हैं, द करंट इज सेड टू बी स्टडी इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद द। स्टडी करंट या डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होगा। वेरिएबल करंट में क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन बट पोलैरिटी रिमेन, मतलब डायरेक्शन सेम रहेगा। कुल मिला के वैल्यू तो बदल दोगे लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अल्टरनेटिंग करंट में कहा है दोनों बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी पीरियोडिकली, मतलब जितना ऊपर चेंज हुआ उतना ही, और एक फिक्स्ड के बाद फिर उतना ही चेंज हो जाएगा। तो वो ऊपर हमारे यहाँ जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी करंट आता है। आपका जो ये बल्ब है ये 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, लेकिन तुमको दिखता नहीं है वो, क्योंकि उसकी हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ की है, अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज़ की है। मतलब वहाँ बल्ब 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है 1 सेकंड में। अब आप सोचो यहाँ की फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में बल्ब आपका 50 बार जल जाता है और 50 बार बुझ भी जाता है। अब आप स्पीड सोच लीजिए उसकी कितनी ज़्यादा होती है। तो वो डिपेंड करता है कंट्री में, हर कंट्री की अपनी अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। सबसे ज़्यादा देखो बेसिकली जो नेक्स्ट है आपका वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले नाम क्लियर कर लो, समझ में आ जाएगा। ड्रिफ्ट शब्द का क्या मतलब होता है, जनरली गाड़ियों में ड्रिफ्ट मारते हैं, जैसे सीधी चल रही है ऐसे घुमा दो ऐसे, तो वो जो स्केट कर जाती है गाड़ी अपनी जगह पे, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मारना, ठीक। अब पहले समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना कंसेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आता है। तुम्हारे पास एक कंडक्टर प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे कल वो प्रेशर वाला फंसा था ना कि वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, तो कैसे प्रेशर कम हो जाएगा, समझ नहीं आया था, वैसे है, एक ही बार में ध्यान समझने की कोशिश करना। ये है आपके पास कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर होता है इसमें आपने बोला था कि कंडक्टर के अंदर ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मल जब कोई कंडक्टर होता है, नॉर्मल कोई आप कंडक्टर लेते हो तो उसमें उसको छूने पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है आपको। जैसे आपको पता है कि तार को छूने से करंट आपको लगेगा, लेकिन आप उसको सॉकेट में डालिए ही मत, आप सॉकेट में नहीं डाल रहे हैं, या आप बेसिकली आप मान लीजिए इसको ही अगर पकड़ते हैं तो आपको करंट क्यों नहीं महसूस होता है। अच्छा ये बताओ, अगर लोहा है तुम्हारे पास, लोहे में करंट उतरता है कि नहीं उतरता है, लोहे में करंट उतरता है कि नहीं उतरता है, उतरता है ना। लोहा जाके पकड़ो करंट मारेगा, मारेगा, कोई भी लोहा जाके पकड़ाओ करंट मारेगा। लेकिन तुमने कहा ना कि लोहे में करंट उतरता है, तो अब अगर लोहे में करंट का वायर अगर टच करा दोगे तब उसमें करंट उतरने लगेगा, लेकिन जब तक कोई वायर उसमें टच नहीं कराओगे तब तक उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो होता क्या है कि आपका जो लोहा, आपने जो लोहा स्टार्ट लिया है उसमें कोई भी करंट इसलिए नहीं फ्लो हो रहा होता है क्योंकि उस लोहे, उस मेटल, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, और जिगजैग मोशन करने की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी कि मान लो ये कंडक्टर है, अब जैसे ये मैंने कंडक्टर लगाया तो इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे मिलियंस में क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा। अब देखो, अगर इधर भागा इधर, तो उसके अपोजिट में क्या फ्लो हो जाना चाहिए था, करंट, लेकिन कोई ना कोई उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टा भाग जाएगा, जिसकी वजह से इसके इफेक्ट को वो हमेशा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये इधर भाग रहा है तो कोई उधर उल्टा भाग रहा होगा उसके, फिर कोई इधर भाग रहा है तो कोई उसका इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा भाग रहा होगा। तो जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो क्या होता है, रैंडम जिगजैग होता है, और इतना जिगजैग होता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं,
कैंसिल कर देते हैं। फील्ड में 6th to 12th के बच्चों को फील्ड में छोड़ दिया जाए और फील्ड में छोड़ के और कह दे कि घूमो, कोई दिक्कत नहीं, खाली फील्ड में घूमो। तो अब तुम छत से सारे बच्चों को देखो तो कोई भी बच्चा तुमको स्ट्रेट दिखेगा, कोई बच्चा इधर, कोई बच्चा इधर। वो रैंडम मोशन होता है। वो जो रैंडम मोशन आप देखते हो बच्चों का फील्ड के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो रैंडम मोशन हो गया, तो कोई बच्चा उधर भाग रहा होगा तो कोई बच्चा उसके उल्टा भाग रहा होगा, तो उसके इफेक्ट को वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर तुमने इसी कंडक्टर को तुमने अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया विथ हेल्प ऑफ वायर्स, अगर तुमने इसको बैटरी से अगर तुमने इसको कनेक्ट किया, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी या सेल का काम क्या होता है, अगर नहीं पता तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि जैसे तुम्हारे फील्ड में सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अचानक से आपके प्रिंसिपल या आपके एमडी सर फील्ड में अचानक से पहुंच जाएं। जैसे पहुंचेंगे फटाफट सारे बच्चे एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे कि नहीं, मतलब कि उसको एक लाइन में एक डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक अलग फैक्टर था। तो बैटरी और सेल का काम होता क्या है, बैटरी और सेल का काम होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो सभी इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन हो रहा था, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन बैटरी या सेल क्या कर देती है, एक फिक्स्ड एक डायरेक्शन को लेकर खड़ा कर देती है। बात आई समझ में। सेल का काम क्या होता है या बैटरी का, सेल और बैटरी का काम होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जिनका मोशन रैंडम था, बैटरी के लगते ही उन सभी इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन क्या कर दिया जाता है, एक तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, एक डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये आपने बैटरी लगाया, सभी इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन एक तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कंडक्टर की जो पूरी लेंथ थी उसको मान लो आप कैपिटल L है, और क्योंकि बैटरी लगाए हो तो डैम श्योर है बैटरी लगाए हो तो करंट फ्लो होगा, और अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो चार्ज के चारों तरफ क्या बनती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब ये बताओ, अगर तुमने ये कंडक्टर लिया, तुमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने इस कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन एक तरफ कर दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। कैसे आपको पता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाती है कि उल्टा जाती है, उल्टा, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में साथ जाती है। ठीक, क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, या पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। तो फिलहाल आपका इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के तौर पर आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके क्या जाएगी, अपोजिट जाएगी। ये भी मान सकते हो, नहीं तो क्योंकि आपने बैटरी लगाया है, करंट दौड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है, अपोजिट ही मान सकते हो। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये चेंज कर लो थोड़ा, क्योंकि तभी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, वो इधर नेगेटिव कर लो, इधर पॉजिटिव कर लो। ठीक, वो सब गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी, जो भी स्टार्ट है यहीं से स्टार्ट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इस बैटरी और करंट के लगाने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन एक साइड हो गया, एक तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन जब शिफ्ट होगा, एक तरफ जब शिफ्ट होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में आगे, अब क्योंकि मैंने तो सिर्फ 4 ही बनाया ना, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और वो जो मिलियंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेंगे,
टकराएंगे, तो जब टकराएंगे और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसी चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या नाम दिया गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा तो वो आगे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और जब टकराएगा ऐसे तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप बहुत तेजी से आ रहे हो और जब बहुत तेजी से किसी से लड़ोगे तो थोड़ा सा डायरेक्शन दाएं बाएं चेंज होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही कह रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता, अपना पाथ हल्का सा चेंज कर देगा, हल्का सा अपना पाथ वो डाइवर्ट करेगा। वो जिस वेलोसिटी से अपना पाथ उसने चेंज कर दिया और जिस वेलोसिटी से उसने पाथ चेंज कर दिया, उसी वेलोसिटी को क्या बोला गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि जब किसी से टकराओगे तभी रास्ता पलटोगे अपना। वो जो रास्ता पलटे हो ना, अपना जो ड्रिफ्ट हुए हो, थोड़ा सा जो शिफ्ट हुए हो किसी किनारे, वो जिस वेलोसिटी से आप शिफ्ट हुए होंगे या जिस वेलोसिटी से आप किसी से टकराए होंगे, उसी वेलोसिटी को क्या बोला गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया। ठीक है, तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर drifted in the direction with a small constant velocity opposite to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और डैम श्योर है बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे से टकराना तय है ही है। आप रेलवे स्टेशन में अगर ट्रेन आएगी तो लोग उतरेंगे तो टकराएंगे ही। मेला अगर करने जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम श्योर हो हम किसी से टकराएंगे नहीं, टकराना आपका वहाँ पे श्योर है आप। तो आप मेले में गए, आप खड़े हुए, तो जब किसी चल रहे हो टकरा गए, तो जब टकराओगे तो हल्का सा रास्ता आपका क्या होगा? टकराने के बाद रास्ता चेंज होगा ना। तो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुए हो ना, जिस वेलोसिटी से आप अपना रास्ता ड्रिफ्ट किए हो, चेंज किए हो, उसी वेलोसिटी को क्या बोला गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। अब पहली बात, इस इलेक्ट्रॉन को जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको किस में रखे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते थे। कितना लगता था? ये 8वीं बार है क्वेश्चन पूछे हैं स्टार्टिंग से हम, और अभी भी मुंह बंद ही है आपका। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? QE, F इज इक्वल टू QE। अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इन द डायरेक्शन लगेगा, अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। तो यहाँ Q की जिम्मेदारी खुद कौन उठा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा Q की जगह E, बाकी E इज इक्वल टू F। समझ आया? न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स लगा है तो जहां भी जिस भी बॉडी पर फोर्स लगता है, उस बॉडी के पास तुरंत क्या आ जाता है? हाँ, अच्छा, वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। जिस पर बॉडी पर फोर्स लगता है, उस बॉडी के पास तुरंत क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा एक्सेलरेशन निकालो यहाँ से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये जो फोर्स निकाले हो, ये वैल्यू ले जाके पुट करो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन उस इलेक्ट्रॉन का क्या निकल गया? एक्सेलरेशन। तुमको निकालना क्या है उसका? अब आप कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, तुमको वेलोसिटी है। पूरी फिजिक्स में ऐसा कौन सा वो है न्यूमेरिकल, कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ आते हैं? कोई है ऐसा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वही इकलौता ऐसा है जो आता है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपका ये जो है, v आपका क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd। अच्छा, u आपका बेसिकली, अच्छा u रख लो समझने के लिए। अभी a की वैल्यू कितनी है? ई अपॉन m। अब यहाँ टाइम की जगह एक नया वेरिएबल एंटर होता है जिसको हम बोलते हैं टाउ। ये होता है टाउ। ये जनरली पिछले साल भी था, ये टॉर्क का सिंबल था, ये रोटेशनल में यही टॉर्क का सिंबल था। तो टाइम की जगह यहाँ लेता है टाउ। अब ये जो u कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल। तो
इलेक्ट्रॉन जब अपनी इनिशियल वेलोसिटी में होगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन जब इनिशियल वेलोसिटी में है तो अभी चलना शुरू ही नहीं करेगा वो, जब चलना शुरू ही नहीं करेगा वो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो u की वैल्यू हो गई 0, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई, आई से याद करने का तरीका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई, ई टाउ बाई, एक ई चार्ज है और एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी एम मास हो गया, टाउ आपका टाइम। अब ये जो टाउ है इसको समझो पहले क्या होता है। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे आया, इससे आया, इससे आया और आया, इससे टकराया, तो जब इससे टकराएगा तो टकराने के कुछ देर तक ये रिलैक्स करेगा कि नहीं करेगा, टकराया, रिलैक्स किया, फिर बढ़ गया आगे, फिर किसी और से टकराया, रिलैक्स किया, फिर बढ़ गया। तो ये यानी किसी से टकराओ, रुको, फिर बढ़ो, फिर टकराओ, फिर रुको, फिर बढ़ो, फिर टकराओ, तो जितनी देर के लिए टकराने के जितनी देर के बाद तुम रिलैक्स हुए हो, आराम किए हो, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, दोनों लोग आपस में भिड़े, भिड़ने के बाद तुरंत का तुरंत पीछे हुए, थोड़ी देर रिलैक्स किए और फिर दौड़ना शुरू कर दिए। तो भिड़ने के और अगला दौड़ने से पहले, भिड़ने के बाद और दौड़ने से पहले ये जो बीच का जो थोड़ा सा टाइम बचता है जिसमें आप हल्का सा रिलैक्स किए होंगे, वही रिलैक्स क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, तो जब टकराएगा तो थोड़ी देर के लिए वहां रिलैक्स होगा, तो जो थोड़ी देर के रिलैक्स होता है भाई उसका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का या किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम होता है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको।